आए हैं आज हरियाणा की राजनीति, इसका दंदनाता सर्वे, दंदनाता विश्लेषण जो आपके विवेक के सामने रखा जाएगा और आप तय कर पाएंगे कि हरियाणा का राजनीतिक भविष्य किस तरफ जा रहा है, हरियाणा का राजनीतिक परिदृश्य कहां पर पहुंच रहा है। ये सब आप अपने विवेक से जान पाएंगे हमारे इस खास रिपोर्ट के साथ। आज का जो मुद्दा है हमारा, हम बताएंगे आपको कि कैसे हरियाणा बीजेपी अपनी ही जाल में फंस चुकी है, उनके ही किए हुए सर्वे पर, उनकी मोहर में वो फेल हो चुके हैं, उन पर फेल होने की मोहर लग चुकी है। ये सब हम आज आपको अपनी रिपोर्ट में बताने वाले हैं। हाँ जी, अभी हरियाणा बीजेपी द्वारा हरियाणा में करवाए गए सर्वे पे उनका जो रिपोर्ट कार्ड आया है वो बुरी तरीके से चौंकाने वाला है। बिल्कुल चौंकाने वाला इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि उनके अपने ही सर्वे में हरियाणा बीजेपी फेल हो गई है, और फेल भी 1-2 नंबरों से नहीं हुई है, पूरे 88 नंबरों से फेल हुई है। जी हाँ, पूरे 88 नंबरों से फेल हुई बीजेपी, क्योंकि हरियाणा में जो सर्वे बीजेपी ने कराया है वो 1.5 लाख लोगों के ऊपर किया गया, जिसमें सैंपल सर्वे 1.5 लाख लोगों का लिया गया। एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल इंडिया टुडे ने सी मोशन के द्वारा एक सर्वे किया और उस सर्वे में जो नतीजे आए वो बड़े चौंकाने वाले थे। बीजेपी को नतीजों के अच्छा होने की उम्मीद थी और उसी सर्वे के आधार पर वो अपनी टिकट जारी करने वाली थी और आने वाले 5 साल के लिए भी राजनीतिक सपने संजोए हुए थे। लेकिन किस्मत का ये नजारा देखिए दोस्तों कि हरियाणा बीजेपी को अपनी हकीकत टिकट वितरण से पहले ही पता चल गई, चुनाव में उतरने से पहले ही उनको आभास हो गया कि वो हरियाणा में बुरी तरीके से पिछड़ रहे हैं। उस 1.5 लाख सैंपल सर्वे में जो निकल करके आया है दोस्तों कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के काम से भी जनता संतुष्ट नहीं है। केवल 22% लोगों ने उनके काम से संतुष्टि जाहिर की है, बाकी के या तो उनके काम से संतुष्ट नहीं है या बिल्कुल ही नजरअंदाज कर रहे हैं। हाँ जी, ये बड़ी चौंकाने वाली बात है हरियाणा बीजेपी के लिए, केंद्रीय आलाकमान के लिए, कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले उन्होंने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा इस सोच के लिए बदला था कि जो एंटी इनकमेंसी का खतरा उनको हो रहा है वो कहीं ना कहीं फीका पड़ जाएगा और हरियाणा की जनता का विश्वास वो फिर से पाने में कामयाब होंगे। लेकिन हुआ ठीक इसके विपरीत ही, क्योंकि हरियाणा की जनता बेवकूफ नहीं बन रही है। हरियाणा की जनता ने इनको 10 साल बड़े करीब से देखा है, चाहे वो कोई भी नेता हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी विधायक हो, अब वो लोग इनके झांसे में आने से बच रहे हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने करनाल विधानसभा से अभी जो उपचुनाव हुआ था वहां पर उन्होंने जीत दर्ज करी थी। हालांकि वो जीत किस मायने में, किस लहर के साथ और किन किन नेताओं के सपोर्ट के साथ नसीब में हुई थी, ये सब हरियाणा की जनता बखूबी जानती है। लेकिन अब ताजा घटनाक्रमों में वो भी अपने लिए कोई सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं ताकि उनको कोई खास मशक्कत ना करनी पड़े, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं यह अंदेशा हो गया है कि आने वाला विधानसभा चुनाव यदि वो करनाल सीट से लड़ते हैं तो उनके लिए भी फाइट काफी टफ होने वाली है। यही हाल दूसरी सीटों का भी है जो उनके आंतरिक सर्वे में सामने आई है, क्योंकि वहां पर जो मोशन सर्वे किया गया इंडिया टुडे के द्वारा, उन्होंने उन 1.5 लाख सैंपल सर्वे को 5 अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया था, जिसमें से कुछ किसान वर्ग थे, कुछ युवा वर्ग थे, कुछ खिलाड़ी वर्ग था और कुछ नारी शक्ति थी। इन सब के एक मिश्रित सर्वे के आधार पर उनकी परफॉर्मेंस आंकी गई, जो केवल 22% ही सामने निकल करके आई, यानी कि बाकी हरियाणा की जनता उनमें बदलाव देखना चाहती है, वो उनके काम से संतुष्ट नहीं है। जब हम बात करते हैं ये मुख्यमंत्री का रिपोर्ट कार्ड है, तो बाकी के मंत्रियों की हालत क्या होगी, कितनी पतली होगी, ये आप अंदाजा
खुद से लगा सकते हैं। टिकटों पर मंथन बहुत जारी है। टिकटों पर मंथन बीजेपी के लिए भी जारी है और कांग्रेस में भी जारी है। अब आए दिन एक तरफ ज्वाइनिंग हो रही है, जैसा हमने पहले भी आपको बताया। आज भी जो वहां पर ज्वाइनिंग हुई है, आज कांग्रेस के अंदर जेजेपी के विधायक, मौजूदा विधायक रामकरण काला ने भी ज्वाइनिंग कर ली है और जेजेपी के लिए झटके पे झटका लग रहा है, क्योंकि आज उनके छठे विधायक ने भी इस्तीफा दे दिया है और वो किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने के वाले हैं। हमारा सर्वे लगातार चल रहा है और सीट पर सीट हम आपको एक सटीक विश्लेषण के साथ बताएंगे कि कौन सी सीट पर किस उम्मीदवार की टिकट लगभग तय हो चुकी है और कौन सा उम्मीदवार किस सीट पर जीतने वाला है, किस उम्मीदवार का मुकाबला दूसरी विपक्षी पार्टियों के किस उम्मीदवार से होने वाला है। ये सब हम आपको जल्दी ही बताएंगे। लेकिन इस ताजा घटनाक्रम में जो मुख्यमंत्री जी का रिपोर्ट कार्ड आया है, उससे काफी कुछ हद तक स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। मुख्यमंत्री अपने बारे में उन्होंने घोषणाओं का पिटारा जो खोला पिछले 2 महीने से, जब से हरियाणा में लोकसभा का इलेक्शन खत्म हुआ था, उसके बाद से ही नायब सिंह सैनी काफी एक्टिव मूड में नजर आए और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए गए फैसलों को भी काफी हद तक बदल डाला और उन्होंने एक रास्ता अख्तियार किया, जिसमें हरियाणा कांग्रेस ने जो संकल्प लिए थे, जिस चीज को लेकर के हरियाणा की कांग्रेस जनता के बीच में जा रही थी, उन सभी मुद्दों को उन्होंने उन सभी मुद्दों को लेकर के नायब सिंह सैनी ने अपनी रिपोर्ट में नंबर बढ़ाने के लिए उन सभी मुद्दों पर उन्होंने कुछ सख्त फैसले लिए, कुछ सकारात्मक फैसले लिए, लेकिन वो फैसले केवल घोषणाएं तक सीमित रह गए और घोषणाओं के बावजूद उनको जमीनी स्तर पर अमल में नहीं लाया जा सका, जिसका खामियाजा इस रिपोर्ट कार्ड को देख करके लग जाता है कि ये खामियाजा नायब सिंह सैनी को भुगतना पड़ सकता है और आने वाला समय उनके लिए सुकून भरा नहीं है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दूसरी तरफ यदि हम बात करते हैं, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बता दिया, अपने इरादे जाहिर कर दिए कि हम किन उम्मीदवारों को टिकट देने जा रहे हैं और किन उम्मीदवारों को टिकट नहीं देंगे। इन सब का एक पैमाना उन्होंने अपने ताजा बयान में दिया है। मैं ये देखिए आपको वो बाइट सुनवाने जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा किस तरीके से उन पैमानों के बारे में बात कर रहे हैं कि किस पैमाने पर खरा उतरने पर ही टिकट मिलेगी उम्मीदवार को जो विधानसभा का रास्ता अख्तियार करने में मदद करेगी और आने वाले 5 साल के लिए उस हलके की जनता का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। ये देखिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कह रहे हैं। 2 साल में 50 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, एक मौजूदा सांसद, भाजपा के अंदर की बातें हैं। भाजपा के सारे नेता कांग्रेस पार्टी में जो है चुनाव टिकट वितरण में क्या, वो तो अभी भी हमें निशाना, 10 साल से हमें निशाने पे लेके वोट मांग रहे हैं। हरियाणा में पुलिस की तैनाती ऐसी दिखाई दे रही है जैसे कश्मीर की वादी में हो, जबकि यहाँ तो अमन चैन शांति का ऐसा शासन होना चाहिए कि किसी को चिंता ही नहीं होनी चाहिए, पुलिस की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। इतना अमन चैन शांति का सुशासन होना चाहिए हरियाणा में, और यही हमारी लड़ाई है। हमने यही कहा है कि अपराध और अपराधी या तो 40 दिन में हरियाणा छोड़ दें या अपराध छोड़ दें, नहीं तो कांग्रेस की सरकार के बाद किसी को हरियाणा में कोई संरक्षण या जगह नहीं मिलेगी। पूरे हरियाणा में आपकी यात्रा निकली भाई साहब, किस प्रकार की समस्या देखी? वो तो भाजपा की मर्जी है। आप कह रहे हैं कि वो उठाया नहीं, कांग्रेस ने तो कोई अपना उम्मीदवार ही नहीं पास किया। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। गठबंधन की सरकार थी, संख्या बल भाजपा के पास है। जेजेपी जिस तरह से बीजेपी से अलग हुई, उसके बाद जेजेपी जिस तरह से बिखर रही है, लगातार हुड्डा जी के नेतृत्व में लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उनके सारे विधायक, जेजेपी नहीं, बीजेपी भी बिखर रही है। बीजेपी से भी, जेजेपी से भी बहुत पिछले 2 साल में 50 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, एक मौजूदा सांसद,
और 4 जो मौजूदा विधायक हैं, चाहे इंडिपेंडेंट थे चाहे जेजेपी में थे, वो कांग्रेस पार्टी को या तो समर्थन दिया है या शामिल हुए। तो ये एक बड़ी बात है हरियाणा जैसे प्रदेश में 50 की संख्या के इस तरह के, क्योंकि हमारा तो 90 का ही सदन है। ये संकेत इस बात का है कि हरियाणा में हवाओं का रुख किस ओर है। हवाओं का रुख कांग्रेस की ओर है, परिवर्तन की ओर। एक बार यार मैं अपने फेवरेट आदमी से पूछ लूँगा। पूछ लो। वो मैं मेरा देखो मैं आप यार एमपी साहब ने क्या किया जी, आज वर्ष तक पूछ लो विधायक जी। क्या मंत्री ने कहा है कि सरकार अगर कांग्रेस की बन गई प्रदेश में तो जो दिल्ली की सरकार है वो 6 महीने चलने देगी कांग्रेस सरकार हरियाणा में। मान लिया ये मैं समझता हूँ कि जो है जिन्होंने ये बात कही है, ये इनसे मलिक साहब से गलवाई भाई साहब पूरे हरियाणा में अपनी यात्रा निकाली है क्या? तो मैं कह रहा हूँ कि प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी कांग्रेस की। 5 साल, ये बात सही है, वो कह रहे हैं 5 साल नहीं चलेगी, अगले कई साल, अगले कई टर्म तक। सुनो, अगले कई टर्म, ये एक टर्म के नहीं बनेगी कांग्रेस सरकार। लोग इतने दुखी हो गए बीजेपी से कि लोग अब कह रहे हैं कि जो सरकार बनेगी कांग्रेस की वो अगले 2-3 टर्म वो सरकार कम से कम चलेगी। तो ये लोगों की भावना हरियाणा की। रंजीत चोपड़ा नाराज नजर आ रहे हैं बीजेपी से, ये तो भाजपा के कांग्रेस में आने की बात सुनने में आ रही है, कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, ये तो भाजपा के अंदर की बातें हैं। भाजपा के सारे नेता अंदर से उनकी क्या भावनाएं हैं वो आपने लोकसभा चुनाव में भी देख लिया था। अगर यदि भीतरघात की, अगर एफआईआर किसी के मुखाले पे कटी गई तो बीजेपी के मुखाले पे भीतरघात की एफआईआर कटी गई। आपने देखा, रंजीत चौटाला जी से पूछो कि हिसार में किस किसने साथ दिया, मोहन बडोली जी से पूछो सोनीपत में कौन से बीजेपी के विधायक ने उनका साथ दिया नहीं दिया। आप अरविंद शर्मा जी से पूछो रोहतक में किसने साथ दिया नहीं दिया। आप पूछिए धनखड़ साहब से वो क्यों किस गुटबाजी के शिकार साबित हुए। आज धनखड़ साहब जो इनके प्रदेश अध्यक्ष थे, मेहनत कर रहे थे, आज उनको जो है मैं समझता हूँ। तो आप उन सबसे पूछिए, गुटबाजी और भीतरघात की घटनाएं हो रही हैं तो भाजपा में हो रही हैं। एमपी साहब राज्यसभा का उम्मीदवार कांग्रेस में क्यों नहीं बना? वो तो बीजेपी के पास भी नहीं है। देखिए, संख्या बीजेपी डूबता जहाज है, भाग रहे हैं। बीजेपी डूबता जहाज है, बीजेपी से भाग रहे हैं। राज्यसभा का उम्मीदवार कांग्रेस ने क्यों नहीं उतारा? देखिए, संख्या बल निश्चित तौर से बड़े डिफरेंस है। हमारे 28 हमारे पास विधायक है कांग्रेस के पास, 3 निर्दलियों ने हमें समर्थन दिया है और 1 जेजेपी के विधायक हमारे को ज्वाइन हुए। और इस रूप से जो संख्या बल है इसमें कोई दो राय नहीं। प्रदेश में पास भी नहीं है सर संख्या बल, क्योंकि उनकी भी सरकार आपको पता अल्पमत में है, लेकिन जिन्होंने उनको समर्थन किया हुआ है, इंडिपेंडेंस ने समर्थन किया हुआ है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। अगर हम ये कहें कि इंडिपेंडेंस के पास उनका समर्थन नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी संभावना बनेगी तो कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार है। मुख्यमंत्री देखना चाहती है हरियाणा की जनता से, खुलकर जनता बोल रही है। जैसे हल्के की जनता है वो भी चाहती है कि विधायक भी युवाओं को मौका देगी कांग्रेस युवाओं को भी देगी, कांग्रेस हमारे अनुभवी नेताओं को भी देगी, क्योंकि किसी भी घर में, अब आपका घर है, आपके घर में आप ये नहीं कह सकते कि जो आपके बड़े हैं उनका कोई रोल नहीं, या केवल युवाओं का भी देगी। कांग्रेस हमारे अनुभवी नेताओं को भी देगी, क्योंकि किसी भी घर में, अब आपका घर है, आपके घर में आप ये नहीं कह सकते कि जो आपके बड़े हैं उनका कोई रोल नहीं, या केवल युवाओं का रोल है या केवल बड़ों का रोल है। बड़े भी ये नहीं कह सकते कि युवाओं का कोई रोल नहीं। संतुलन, ये भगवान की सृष्टि का नियम है, उस नियम का पालन कांग्रेस पार्टी करेगी। का फार्मूला सर ऐसे ही चलेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो है चुनाव टिकट वितरण में क्या जो है किस प्रकार की प्रणाली अपनाई जाती है, आने वाले दिनों में वो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। नायब सिंह सैनी लगातार आपकी यात्राओं पे कटाक्ष कर रहे हैं कि वो अपना काम बताएं। 2014 से पहले मटर गश्ती करते रहे, अब हिसाब मांग रहे हैं। कहाँ नायब सिंह जी, मुख्यमंत्री जी अपने 10 साल की बीजेपी की सरकार का हिसाब बताएं, क्या काम किए वो बताएं। कामों के आधार पे वोट मांगे, वो तो अभी भी हमें निशाना, 10 साल से हमें निशाने पे लेके वोट मांग रहे हैं। जनता को काम चाहिए थे, 10 साल वो काम किए हो तो बताएं। कोई कॉलेज खुलवाया हो गोहाना में, कोई मेडिकल कॉलेज खुलवाया हो, कोई अस्पताल बनवाया हो, कोई यूनिवर्सिटी बनवाई हो, कोई रेल की लाइन इनके टाइम बिछी हो, तो हमें जानकारी मिला है। हम भी आप भी बता सकते हैं, या
देखा आपने दोस्तों किस तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे विस्तार से बताया कि बीजेपी के क्या घटनाक्रम हो रहे हैं और हम किन उद्देश्यों को लेकर के हरियाणा की जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों पर हम बीजेपी से उनके 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं और आने वाले चुनाव में हम किन उम्मीदवारों को किन पैमानों पर खरा उतार कर ही टिकट देने वाले हैं ताकि जिता उम्मीदवार बढ़ सके और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार फिर से आ सके। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों यहाँ पर कि 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी। 36.7% के साथ वोटों के उन्होंने काबू किया था और 40 सीटों पर उनके अपने विधायक जीत करके आए थे। 28.750 वोटों के साथ हरियाणा कांग्रेस 31 सीटों पे अपने विधायकों को जिताने में कामयाब रही थी और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी थी। और वहीं तीसरी तरफ नई नवेली पार्टी जननायक जनता पार्टी जो उस टाइम पे बिल्कुल नहीं बनी थी, उसने भी अपना 14.9% वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रही और 10 विधायकों को जिताने में कामयाब हो गई थी। इसके अलावा 7 निर्दलीय विधायक भी जीत करके विधानसभा पहुंचे थे। एक हरियाणा लोक पार्टी का विधायक था, एक इंडियन नेशनल लोकदल का विधायक था। तो 90 विधानसभा सीटों में इस तरीके से वोट परसेंटेज बटा था। लेकिन 5 साल बाद अब 2024 में पूरी स्थिति बदल चुकी है। सारे घटनाक्रम आपके सामने हैं और इस राजनीतिक परिदृश्य में आपको महसूस हो ही गया होगा कि आने वाले समय में ये वोट परसेंटेज जो बीजेपी का है, जो लोकसभा में पहले ही घट चुका है, विधानसभा चुनाव में ये काफी निचले स्तर पर देखा जाएगा। और कांग्रेस का ग्राफ जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बढ़ा है वो 0 सीट से होकर के 5 सीटों पर काबिज हुई और बीजेपी की 10 में से 5 सीटें कब्जा ली। इसी अंदाजे से, इसी रफ्तार से यदि उन्होंने विधानसभा चुनाव में कहा अपना प्रदर्शन किया अच्छे से, तो वो हो सकता है कि 60 से 65 सीटों पर काबिज हो जाए और बीजेपी को 20 सीटों के आसपास ही समेटना पड़ जाएगा। जेजेपी का तो खाता भी खुलने की उम्मीद नहीं है दोस्तों। देखते हैं आने वाले दिनों में कि ये सीटों पर जो बंटवारा हुआ होगा, उस बंटवारे से जो निर्दलीय खड़े होंगे प्रत्याशी, उनमें से कौन अपनी सीट निकालने में कामयाब होगा। ये बीजेपी, कांग्रेस और सभी पार्टियों से जो नाराज होंगे, असंतुष्ट होंगे, तो उनको निर्दलीय उम्मीदवार में आपको प्रदर्शन देखने को मिलेगा और निर्दलीय उम्मीदवारिता में जो जीत करके आएंगे वो उनका ये देखना होगा कि कितने प्रत्याशी निर्दलीय विधानसभा जीत कर पहुंचते हैं। मैं आपको भी दिखाऊंगा कि जो रामकरण काला ने कल कांग्रेस ज्वाइन की है, उसके कुछ अंश कि उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद क्या कहा अपने वक्तव्य में और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उनके बारे में क्या कहा, देखिए। विधायकों की स्ट्रेंथ है, मौजूदा विधायक भी आ गए, वो संख्या कितनी पहुंची, पूर्व विधायकों की संख्या थी और अब तो कुछ मौजूदा विधायक भी आने शुरू हो गए। देखिए, हमारे 28 विधायक कांग्रेस के हैं, 3 इंडिपेंडेंट विधायकों ने समर्थन किया है और आज जो है जेजेपी से ज्वाइन किया। सर, ये कहा जा रहा है अभी और विधायक जो है अभी कांग्रेस की तरफ कर सकते हैं। अब तो चुनाव का डंका बज चुका है, अब जो भी पार्टी फैसला करेगी। अब तो आगे कौन विधायक बनने वाले हैं उनका फैसला है। सर, जेपी दलाल जी ने एक बयान दिया है, कल कार्यकर्ताओं को वो संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार राम भरोसे नहीं आती है और अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 6 महीने में दिल्ली वाले तमाम चीजें देख लेंगे। ये कह रहे हैं कि जेपी दलाल ने बयान दिया है कि अगर जो हमारी सरकार नहीं आएगी तोड़ देंगे। इसका मतलब वो अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। हो गया, तो सरकार तो मान ही ली। सर, यहाँ उदयभान जी से एक सवाल है सर मेरा। कुछ विधायक तो रामकरण काला साहब हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ में एक राज्यसभा का नॉमिनेशन था,
वहां भी कई जेजेपी के विधायकों को समर्थन की बात की गई बीजेपी के, तो जो टूट के गए हैं 3 बचे हैं जेजेपी में, अब बाकी जो 7 हैं कुछ आपके पास आए हैं, कुछ बीजेपी की तरफ भी गए हैं। वो अब सारा स्पष्ट हो जाएगा आपके सामने कौन आदमी कहाँ जा रहा है, अभी सारा ही स्पष्ट हो जाएगा। अब तो क्लियर पिक्चर है आपके सामने। कुछ और ज्वाइनिंग भी अभी है क्या, कुछ और ऐसे विधायक जेजेपी की जो अभी जैसे भी आपको बता दें। एक रणजीत सिंह चौटाला की भी चर्चाएं लगातार आ रही हैं, अब ये भी कहा जा रहा है कि जल्द वो भी आ सकते हैं, जिस तरह की बातें हैं उनको आप किसी क्या आपसे कोई संपर्क हुआ है? नहीं, आप रणजीत चौटाला जी से सीनियर आदमी से आप पूछो कि क्या है, अगर उनके कोई मन में कोई बात है तो वो ही बताएंगे, हमारे से कोई संपर्क नहीं है। आज की बैठक के बारे में से थोड़ा सा अपडेट दे दीजिए, क्या किस तरह की बैठक होगी, और टिकटॉक का जो प्रोसेस है कांग्रेस में कब से शुरू होगा, क्योंकि तमाम कार्यकर्ता वो देखते रहते हैं। आज प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग शुरू हो जाएगी, जो भी होगा फैसले वो आपको बता लग जाए। सर्वेश देखा आपने किस तरीके से रामकरण काला की ज्वाइनिंग पर प्रदेश अध्यक्ष उदयवान जी और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। अब मैं आपको दिखाऊंगा आज की एक बड़ी खबर, जिसमें हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर चंडीगढ़ में इकट्ठा हुए सभी कांग्रेसी नेताओं ने ईडी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, और उस धरने प्रदर्शन का नतीजा कुछ इस कदर था कि बीजेपी सरकार और ईडी बौखलाई हुई नजर आई, और उन लोगों ने उनके ऊपर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारें, इन सब का इस्तेमाल करना जरूर चाहा, लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि बौखलाहट नजर आ रही थी। चुनाव सिर पर है, कहीं ये बड़ा मुद्दा ना बन जाए, लेकिन फिर भी उन लोगों के साथ, कांग्रेसी नेताओं के साथ धक्का मुक्की करके उनको गिरफ्तार करके सेक्टर 3 के थाने में ले जाया गया, जिसमें मुख्य रूप से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयवान जी थे, और हिसार से सांसद जयप्रकाश जी थे, अंबाला से सांसद वरुण मुलाना जी थे, और भी प्रदेश स्तर के कई सीनियर नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए, कई विधायक इस प्रदर्शन में शामिल हुए, और इस प्रदर्शन को काफी हद तक पूरे उग्र रूप से उन्होंने प्रदर्शित किया, अपना रोष जताया कि ईडी का दुरुपयोग भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है, बीजेपी के द्वारा उन लोगों को नाजायज तरीके से तंग किया जा रहा है। ये सब चीजें आने वाले समय में और भी देखने को मिलेंगी। हम आपको हर वो चीज अपडेट करेंगे, हर वो खबर आपको दिखाएंगे जिसको आपको जानना जरूरी है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो हमने सर्वे दिखाया है उस पे आपकी क्या राय है? आपको ये भी बताएं कि आप कुछ क्लिप देखिए आज, इससे पहले कि ईडी में प्रदर्शन करते हुए ईडी के खिलाफ क्या क्या हुआ, ये देखिए। देखा आपने ईडी के खिलाफ प्रदर्शन में किस तरीके से पुलिस उनको धकेलते हुए बसों में ठूस कर अपने हिरासत में ले रही है, और काफी देर बाद उनको छोड़ा गया, प्रदर्शन को खत्म करवाया गया। ये सब चीजें चलती रहेंगी दोस्तों, लेकिन आज की जो हमारी मुख्य खबर थी वो हरियाणा के सर्वे में जो रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री का सामने आया है, उस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर हमें दें, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, और ऐसे ही दंदनाते सर्वे, बेबाक सर्वे के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है, जो बिना डरे बिना झुके हमें आपको खबर सही तरीके से दिखाने के लिए प्रेरित करता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।